अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। स्टूडेंट्स, जब बायोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई किया जाता है ताकि किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जा सके, और उसके अलावा जब हम कोई बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो उस दौरान हमें दूसरी साइंसेस को भी साथ मिलाकर चलना पड़ता है, और यूँ दो साइंसेस एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। इसी चीज़ को हमने आज स्टडी करना है कि कैसे बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप बनाती है। तो इसमें आज के टॉपिक में ये पहली 2.5 लाइनें आप नहीं करेंगे, यहाँ से आप डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। ईच ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की हर जो शाख है, ब्रांच है, हैज़ रिलेशनशिप, उसका ताल्लुक़ होता है विद ऑल अदर ब्रांचेस, दूसरी ब्रांचेस के साथ। अब कौन सी ब्रांचेस की बात हो रही है? साइंस की ब्रांचेस, बायोलॉजी की ब्रांचेस नहीं, साइंस की ब्रांचेस। यानी साइंस की ब्रांचेस कौन सी हैं? बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, उन सब की बात हो रही है। तो साइंस की जो एक ब्रांच है उसका दूसरी ब्रांच के साथ ताल्लुक़ बन जाता है। मिसाल के तौर पर, व्हेन स्टडीइंग द प्रोसेसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, कहता है जब हम प्रोसेस, ये अमल स्टडी करते हैं कि जानवरों के अंदर मूवमेंट, हरकत कैसे होती हैं, किस तरह वो चलते हैं, जब हमने इस चीज़ को स्टडी करना होगा तो बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर, बायोलॉजिस्ट को जाना पड़ेगा टू द लॉज ऑफ मोशन, हरकत के कवानीन की तरफ, जो कि फ़िज़िक्स में है। फ़िज़िक्स में आप पढ़ते हैं हरकत के कवानीन, लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं, तो न्यूटन के लॉज हैं, तो हमें फिर उसको देखना पड़ता है। तो दिस फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इससे हमें इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर मतलब इन बिटवीन, दरमियान, डिसिप्लिन से मुराद क्या है? ये साइंसेस हैं, यानी जो मुख्तलिफ साइंसेस हैं उनका आपस में इकट्ठा हमें फिर करके उनको पढ़ना पड़ता है। तो ये डेफिनेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डेफिनेशन ये करनी है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि बायोलॉजी साइंस की हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ ताल्लुक़ बन जाता है। मिसाल के तौर पर, जब हम जानदारों के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, एनिमल्स में मूवमेंट कैसे हो रही होती है, जब हम उस मूवमेंट को देखते हैं, जैसे कि कूहनी की हरकत कैसे हो रही है, घुटने कैसे मूव कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की जब हम हरकत को डिस्कस करते हैं तो अब तब हमें फिज़िक्स के लॉज जो हैं मोशन के, वो भी साथ में डिस्कस करने होंगे, उन्हीं को देख के हम इसको फॉलो करेंगे। तो कहता है इस तरह, ये एग्जाम्पल दिए उसने, इस तरह दो साइंसेज इकट्ठी होगी, हम इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज कहते हैं। वो हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पर 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज दी हुई हैं। पहली है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? बायो देखें, ये बायोलॉजी से है, और फिज़िक्स, फिज़िक्स का आगे साथ में नाम आ गया, तो ये दो साइंसेज यहाँ पर कंबाइन हुई हुई हैं। पढ़ते हैं इसको। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, ये किस चीज़ के साथ डील करती है? प्रिंसिपल्स, कवानीन ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के कवानीन को लागू करती है। कौन से कवानीन? विच आर एप्लीकेबल, जो कि लागू होते हैं टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना, जो कि जानदारों के, बायोलॉजिकल फिनोमिना, अवामल, मजहर, यानी जो प्रोसेसेस हैं, जानदारों के अंदर होने वाले प्रोसेसेस पर जब फिज़िक्स के कवानीन लागू हों तो हम कहेंगे कि ये बायोफिज़िक्स है। मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आप साथ में एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे, तो यहाँ से आप स्टार्ट करके यहाँ तक इसको कंप्लीट याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी, मुशाबत है, मिलते जुलती हैं क्या? बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर, फिज़िक्स के अंदर जो लिवर होता है, जिसको हम वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी वो किस तरह काम करता है, किस तरह वो लोड को उठाता है, तो वो जो लिवर होता है उसका काम जो है वो बिल्कुल वैसे ही है, सिमिलैरिटी है उसमें, जैसे लिम्स होती हैं एनिमल्स की। तो बायोलॉजी में जैसे हमारी लिम्स हैं, लिम्स से मुराद जो बॉडी के साथ अपेंडेजेस अटैच होती हैं। मिसाल के तौर पर, हमारी टांगें हैं, बाजू हैं, अगर बर्ड्स हों तो उनके विंग्स हैं, तो कोई सी भी चीज़ जो बॉडी के साथ अटैच है उन्हें हम लिम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम अपनी ही मिसाल ले लेते हैं, इंसानों के अंदर जो लिम्स हैं, मिसाल के तौर पर कूहनी है, तो कूहनी किस तरह वज़न उठाने में हमारी मदद देती है, किस तरह वो लिवर की तरह एक्ट करती है, तो हमें वो फिज़िक्स के कवानीन लागू करने होंगे उसके ऊपर। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि बायोफिज़िक्स कहाँ पर लागू होती है। जब हमने जानदारों के अंदर हरकत हैं, मोशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको स्टडी करना है तो हमें फ़िज़िक्स के कवानीन को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब हम एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की बुनियाद रखेंगे जिसे हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री का कम्बिनेशन।
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, उनके केमिकल फार्मूलाज, वो बनते कैसे हैं, कहाँ पे यूटिलाइज होंगे, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। एंड प्रोसेसेस, और जो अवामल, जो लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे हैं अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या डिस्कस करना होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो कैसे बन रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है, उनमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर आएगा। अब साथ में एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इससे आपको क्लियर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म, जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के मजमूए को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से आप वाकिफ़ हैं, पौधों के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो पानी ज़मीन से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और इनको कंबाइन करके वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज बनाते हैं। तो जो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस है पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस वाला, वो और जो रेस्पिरेशन वाला है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये जो दो केमिकल प्रोसेसेस हैं बॉडी में हो रहे हैं, जब हमने इनको स्टडी करना होगा तो ये किस में आएगा, इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी अब इसमें केमिस्ट्री को हमें स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये, क्योंकि ये प्रोसेसेस हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहे हैं और हैं केमिकल प्रोसेसेस, तो एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री की पीछे भी डेफिनेशन पिछले पेज पे दी हुई थी, लेकिन आपने बायोकेमिस्ट्री जब इंटरडिसिप्लिनरी में लिखनी है तो यही वाली आपने लिखनी है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस किस तरह से हैं, इसको समझने के लिए हम वो केमिकल इक्वेशन ड्रा करते हैं जो फोटोसिंथेसिस की है और रेस्पिरेशन की है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर अपने लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं और इस अमल में क्या चीज़ ज़रूरी होती है, एक तो सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं और इसके नतीजे में ग्लूकोज बनाते हैं जिसका फार्मूला C6H12O6 है और साथ में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। तो अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, पानी जो है वो एक लिक्विड है, इन दोनों को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाया गया जो कि एक सॉलिड है और साथ में ऑक्सीजन बनी जो कि एक गैस है। तो ये केमिकल प्रोसेस है। तो जब हम ये, चूँकि हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहा, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस। तो अब इसमें आप बैलेंस करना है तो देख लें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन बनेगी 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, प्लस साथ में पानी भी बनता है, चूँकि कम मिकदार में होता है इसलिए हम उसको लिखते भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो वो भी साथ में लिख लिया। तो ये केमिकल प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसके बाद है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसी का उलट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। रेस्पिरेशन में क्या होगा, हम उसी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस वाटर बनता है, प्लस साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ही ये केमिकल प्रोसेस करवाया जाता है। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं और रिएक्शन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसके भी 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे और जो वाटर है उसके भी 6 मॉलिक्यूल्स, बैलेंस हो गई। अच्छा, अब देखें, ये भी एक केमिकल प्रोसेस था। इन दोनों केमिकल प्रोसेसेस के नतीजे में जो एनर्जी बने या जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, तो ये सब केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं। तो अब ये केमिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, इसलिए हम इसको इकट्ठा बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। फिर उसके बाद तीसरी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोमैथमेटिक्स। इसी का ही दूसरा नाम बायोमेट्री भी है। बायो और मैथ को मिलाया गया है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें क्या, ये किसके साथ डील करती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जानदारों में होने वाले अवामल प्रोसेस,
उनको उनको स्टडी करती है यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल। मैथ के जो टेक्निक्स हैं, मैथ में जो फार्मूलाज हैं, जो मैथ में कवानीन हैं, टूल्स हैं, जैसा कि रेशो है, प्रोपोर्शंस हैं, जब हम उनको इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे तब हम उसे बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, टू एनालाइज द डाटा, उस डाटा का एनालिसिस करना, तज्जिया करना, जिसको गैदर्ड, इकट्ठा किया गया आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, तजर्बात के बाद जो डाटा इकट्ठा किया गया है, अगर उसका तज्जिया करना है, उसका एनालिसिस करना है, उसको रेशो और प्रोपोर्शंस के हिसाब से देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। बायोलॉजिस्ट को रियाजी के कवानीन, मैथमेटिक्स के कवानीन वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ये भी आप कंप्लीट डेफिनेशन याद करेंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन है बायो जियोग्राफी की। बायो और जियोग्राफी दोनों को मिलाया गया है, जियोग्राफिया और बायो को। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस। अकरेंस कहते हैं किसी चीज़ का पाया जाना, किसी चीज़ का मौजूद होना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पर हुई, वो पाई कहाँ पर जा रही है, और कितनी कितनी मिकदार दुनिया में कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ये सब चीज़ें। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ अकसाम, अनवा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, मुख्तलिफ जो जानदार हैं उनकी मुख्तलिफ अकसाम हैं, और वो दुनिया में कहाँ कहाँ पर पाई जा रही हैं, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। दुनिया में जोग्राफियाई लिहाज से वो दुनिया के कहाँ कहाँ, किन किन इलाकों में पाई जा रही हैं जानदारों की अकसाम, इन सब की स्टडी को हम बायो जियोग्राफी कहेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। बायो क्यों है? क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इकसाम हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। और जियोग्राफी साथ में क्यों आई? कि वो जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया में कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं। जैसे कि कैंगरूज है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ जानदार हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो इसकी स्टडी हम बायोजियोग्राफी में करेंगे। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ये लागू करता है करेक्टरिस्टिक खसूसियात ऑफ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन, किसी एक ख़ास इलाके की जो खसूसियात हैं उनको अप्लाई करता है, टू डिटरमिन, ये मालूम करने के लिए, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के वहाँ के जानदारों की खसूसियात क्या हैं, फाउंड देयर, जो कि वहाँ पर पाए जा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जब हम बायोजियोग्राफी को स्टडी करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो किसी ख़ास एरिया की खसूसियात हैं वो उस खसूसियात के लिहाज से वहाँ पर जानदार कौन कौन सी खसूसियात वाले पाए जाएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जो गर्म इलाके हैं, डेजर्ट्स हैं, सहराई इलाके हैं, अब हमें ज्योग्राफी से पता चला कि ये फ़लाँ इलाका गर्म है, सहरा है, डेजर्ट है। तो अब अगली बात जो हमें पता चलेगी वो यही होगी, सहरा में लिजर्ड्स होंगे, छिपकलियाँ, सांप, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर पाई जाएंगी। तो हमें उस इलाके की खसूसियत के लिहाज से वहाँ के जानदारों की खसूसियात का पता चल गया। इस लाइन का यही मतलब है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल नहीं दी हुई उन्होंने, तो आप इसकी एग्जांपल खुद नोट कर लें बायोजियोग्राफी की। फॉर एग्जांपल, अब हमें कैसे पता चलेगा? बायोजियोग्राफी से पता चलेगा कि कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये आप साथ में एग्जाम्पल लिख देंगे, कैंगरूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आगे जो लास्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स। हमने बायो को और इकोनॉमिक्स को इकट्ठा कर देना है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जानदारों की स्टडी है फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हमने मुआशी लिहाज से कि उनका हमें बेनिफिट क्या है, उनका हमें फ़ायदा क्या है, उनसे हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं, इस लिहाज से जब हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे तो वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द कॉस्ट वैल्यू, खर्च कितना आएगा, एंड प्रॉफिट वैल्यू, और हमें मुनाफा कितना होगा, ऑफ द यील्ड ऑफ वीट, गंदम की पैदावार, यील्ड पैदावार को कहते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। जब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स से हमें हेल्प लेना पड़ेगी। एंड बेनिफिट्स और लॉसेस, कि हमें उससे फिर मुनाफा हुआ या फिर हम नुकसान में गए, खसारे में रहे, कैन बी डिटरमिन्ड, हम ये मालूम कर सकेंगे किससे? बायो इकोनॉमिक्स के। बायो क्यों हुआ? क्योंकि हम लिविंग को स्टडी करें, वीट, गंदम, ये पौधे ही हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं कि हमने एक फार्म बनाया था, एनिमल्स का फार्म था या फिर मुर्गियों का फार्म था, किसी भी किस्म का कोई फार्म था या कोई बाग लगाया गया था, तो जब हम इनको स्टडी करेंगे किस लिहाज से?
इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें उससे कितना मुनाफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तब हमें इकोनॉमिक्स के कवानीन को लागू करना पड़ेगा। लॉसेस को, बेनिफिट्स को देखने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के फार्मूलाज को देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो इसको भी कंप्लीट आप मुकम्मल याद करेंगे, जैसे इसको भी आपने कंप्लीट किया था, साथ में आपने एग्जाम्पल भी लिखी थी। उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अच्छा, इस डायग्राम को देखिए स्टूडेंट्स, सेंटर में बायोलॉजी लिखा हुआ है और साइडों पे देखें मुख्तलिफ साइंसेज लिखी हुई हैं, जैसा कि फिजिक्स लिखी हुई है, जियोग्राफी लिखी हुई है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। अब आप देखिए बायोलॉजी और फिजिक्स, इन दोनों को मिलाने से सेंटर में जो चीज़ बन रही है वो क्या बन रही है? वो बन रही है बायोफिजिक्स। बायोलॉजी और फिजिक्स को मिलाने से बायोफिजिक्स बनी है। और बायोफिजिक्स में क्या स्टडी किया जाता है? जैसा कि मिसाल के तौर पर मसल्स, हमारे पट्टे, बोन्स, हमारी हड्डियां कैसे हरकत करती हैं, तो वो बायोलॉजी में और फिजिक्स को मिलाने से बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। ऐसे ही इसको भी आप देखें, बायोलॉजी और ज्योग्राफी को जब मिलाया जाता है तो बायोज्योग्राफी बनती है। और इसमें क्या हम स्टडी करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के जानदार कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हैं, कहाँ कहाँ पर तकसीम हुए हुए हैं दुनिया के अंदर, तो बायोजियोग्राफी में पढ़ा जाएगा। ऐसे ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जब हम मिलाते हैं तो बायोकेमिस्ट्री बनती है। और इससे हम क्या स्टडी करते हैं? देखें, उन्होंने एग्जांपल दी है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की क्या है, केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और इसको जब हम स्टडी करेंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी को मिलाएंगे तो बायोइकोनॉमिक्स बना। इससे हम बेनिफिट्स और लॉसेस मालूम करते हैं कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पालने से या उसको ग्रो करवाने से। ऐसे ही बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को मिलाएंगे हम, रियाजी और बायो को मिलाएंगे तो उससे बायोमेट्री बनेगी, और इससे हम डाटा एनालिसिस करते हैं। जो डाटा हमने इकट्ठा किया तजर्बात की सूरत में, तो उसके बाद जो डाटा इकट्ठा हुआ उसका तज्जिया करना है कि हमारा जो डाटा है वो कितना सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं या नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं, यानी हम उस तजर्बात के बाद हम उन तजर्बात को सही सिमत में लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे तो ये बायोमेट्री होगा।